अब हम पढ़ेंगे महायुद्ध। महायुद्ध विश्व पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था तो देखो लगातार चल रही है, आधुनिक युग से पहले से चलते आए हैं। तो अब जब तक जहां तक जाएंगे, जब तक कि युद्ध वगैरह खत्म नहीं हो जाएंगे, तो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। अब आपको पता है कि विश्व का पढ़ रहे हैं हम इतिहास, और महायुद्धों के बीच हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी है। तो दो ऐसे बड़े युद्ध है जिन्हें विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। एक तो प्रथम विश्व युद्ध और एक द्वितीय विश्व युद्ध। यानी अब हमें जो है इन दोनों युद्धों को पढ़ना है कि इन दोनों युद्धों के अंदर कौन किसने पक्ष लिया, कौन किसके विपक्ष में था, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ा, या जब युद्ध खत्म हो गया था उसके बाद जो पूरी संरचना है उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं है। यानी विश्व में किस प्रकार से जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो चेंज हुई, वो अब हमें पढ़ना है। तो पहले उठाएंगे हम प्रथम विश्व युद्ध को, कि महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। तो पहले प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्या रही अर्थव्यवस्था, क्या परिवर्तन आया, उसको पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध, यहां पर हम प्रथम विश्व युद्ध को डिटेल से पढ़ेंगे। यह युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 से 1918 तक, यानी 4 साल बताया था, 4 यानी 4 साल का इनके अंदर गैप था। तो देखो 4 के अंदर 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8। अब देखो पहले बात करते हैं कि युद्ध हुआ किन किन के बीच में था। यह युद्ध दो समूह के मध्य हुआ, यानी दो ग्रुप के मध्य हुआ। नंबर 1 मित्र राष्ट्र, यानी एक ग्रुप ऐसा था जिसमें दोस्त दोस्त थे, एक ग्रुप जिसमें केंद्रीय शक्तियां थी, शक्तियां यानी जो उस समय की पावरफुल कंट्री थी, पावरफुल देश थे। यानी एक तरफ तो केंद्रीय शक्तियां थी, यानी जिनके पास जो है ताकत थी, और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, यानी दोस्त दोस्त लड़ रहा, और एक तरफ है जो उस समय की पावरफुल ताकत थी वो लड़ रही थी। तो दोस्त कौन थे, एक तो था ब्रिटेन, एक था रूस, और एक था फ्रांस। ये तो थे तीनों दोस्त। उधर कौन था, उधर था जर्मनी, ओटोमन तुर्की, तुर्की लिख देता हूं, और ऑस्ट्रिया हंगरी। ये उस समय 3 देश थे। यानी इधर मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, उधर केंद्रीय शक्तियों में थे जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी। यानी मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, और केंद्र की शक्तियां थी जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी। यानी इन दोनों के मध्य युद्ध था। अब जो इसके इस साइड थे 3 देश, इनके जो अंडर थे वो इसकी तरफ से लड़ेंगे, और जो उनके अंडर में थे वो उनकी तरफ से लड़ेंगे। इस युद्ध में जीत इनकी हुई थी, इस युद्ध में जीत इनकी हुई थी। अब ये युद्ध का क्या परिणाम हुआ, या इस युद्ध से अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा प्रभावित हुई, वो आप इसके अगर परिणाम को देखोगे तो उसी से समझ जाओगे कि इससे अर्थव्यवस्था का क्या बद से बदतर हाल हो गया था। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध के अंदर 90 लाख के करीब लोग मारे गए थे। यानी 90 लाख लोग तो सिर्फ मरे थे, और 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इस युद्ध में घायल हो गए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की अगर हम बात करें 1914 की, उस समय ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी कि जिसके अंदर 90 लाख से ज्यादा लोग तो मारे गए थे, या 90 लाख के करीब लोग तो मारे गए थे, और 2 करोड़ लोग जो हैं वो घायल हो गए थे। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को इस युद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया था, प्रत्यक्ष यानी सीधे सीधे प्रभावित किया था। अब इन लोगों के पीछे कितने परिवार थे, वो सारे परिवार प्रभावित होंगे। प्लस के अंदर जो है जितने भी ये जहां ये युद्ध हुआ था यूरोप के अंदर, अब जितने दिनों तक ये युद्ध चला, यानी लगभग 4 सालों तक ये युद्ध चला, तो 4 सालों तक यूरोप के अंदर जो है वो जिस स्थान पर युद्ध चल रहा था वहां पर खेती नहीं हो सकती, नई बिल्डिंग नहीं लग सकती, उद्योग नहीं लगाए जा सकते। तो बताओ इससे अर्थव्यवस्था क्या हाल होगा। यानी इससे अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी तरीके से एकदम ये कह सकते हो आप बदहाली में चली गई। यानी अर्थव्यवस्था की लंका लग चुकी थी, भयंकर तरीके से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी कि लगभग उसको सही होने में, यानी वापस से अपने रूप में आने के लिए 30 साल से ज्यादा का समय लग गया था। यानी करीबन 30 साल लगे इनको अर्थव्यवस्था को फिर से सही करने में, यानी उभरने के अंदर 30 साल लगे। और जैसे ही उभरते, ऐसा लगा कि अब ये उभरेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यानी
द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, वह कहावत सीधी सीधी लाग रही कि प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम हुआ अभी उससे निकल ही रहे थे, उससे निकलने में अभी अर्थव्यवस्था को 30 साल के आसपास का समय लग गया था, और जब हम उससे निकलने में प्रयास कर रहा था पूरा विश्व, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब आप बताओ, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो फिर से वही घमासान हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध से भयंकर हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके अंदर विश्व की 3%, आगे बढ़ेंगे, 3% जनसंख्या सीधी सीधी खत्म हो गई थी। यानी अगर हम कहें तो प्रथम विश्व युद्ध जो था उसके अंदर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित ही नहीं, खत्म ही कर दिया गया था, ये आप मान सकते हो। पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, और जब उसको सही होने का समय आया, जब उसको सही करने का समय आया, जब वो सही होने में टाइम लग रहा था, वो लगभग उसको 30 साल लग गए उस स्थिति से उभरने में, और जैसे ही उभरना चालू होगा इतने में ही द्वितीय विश्व युद्ध आकर खड़ा हो गया था। यानी इसने अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। अब इससे परिवर्तन क्या है उसकी बात करते हैं। तो इससे ये हुआ कि एक तो क्या हुआ भी, ये पहला आधुनिक युद्ध था, ये विश्व का प्रथम आधुनिक युद्ध था। आधुनिक यानी एकदम नया युद्ध था, जिसके अंदर जो है सभी जो हैं नए हथियार प्रयोग किए गए थे, जैसे मशीन गन, हवाई टैंक, एयरफोर्स वगैरह में होते हैं ना वो, उसके अलावा जो है रासायनिक हथियार, ये सभी के सभी जो है वो इसके अंदर प्रयोग किए गए थे। अब इतने लोग जब इतनी भयंकर तादाद में मरे हैं तो इसके लिए क्या हुआ, इनको लोगों की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी इन्होंने क्या कि जबरन भर्ती का काम भी किया। इसके साथ साथ जब इतनी भयंकर तरीके से इतने लोग मर गए तो जो जनसंख्या है वो एकदम से क्या हुई, वहां पर प्रभावित हो गई। और जब जनसंख्या प्रभावित हुई, अब जितने लोग थे, लोग तो सारे युद्ध में चले गए, तो जो काम पहले मर्द करते थे, यानी जो काम पहले पुरुषों का होता था, उन कार्यों को अब महिलाओं के द्वारा किया जाने लगा। यानी युद्ध के अंदर ये सारे प्रभाव दिखे कि एक तो ये प्रथम आधुनिक युद्ध था, यानी इसमें मशीन गन, हवाई टैंक, रासायनिक हथियार सभी प्रयोग हुए, और जो कार्य उद्योगों के लिए करना था अब उसमें सिर्फ यही चीजें बन रही थी जो सैनिकों के काम आए। अब लगातार सैनिक मर रहे थे तो सैनिकों की इन्हें जबरन भर्ती भी करनी पड़ी। इसके साथ साथ अब इतने लोग मरे हैं तो यूरोप की जो जनसंख्या, वो जनसंख्या भी भयंकर तरीके से प्रभावित हुई। अर्थव्यवस्था तो नीचे जा ही रही थी, तो क्या हुआ कि जब मर्द ही नहीं रहे, पुरुष ही नहीं रहे, तो पुरुषों का जो काम है वो अब स्त्रियों को करना पड़ रहा था। युद्ध के अंदर अगर बात करें तो जो हमारी अर्थव्यवस्था वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अब हम बात करेंगे युद्धोत्तर सुधार की। चलो युद्ध तो हो गया, अब युद्ध के बाद किस प्रकार से तो सुधार हुआ और किस प्रकार से जो है परिवर्तन हुआ, अब हम उस परिवर्तन को पढ़ेंगे। देखो यहां पर हमें एक और सीख मिलेगी, युद्धोत्तर सुधार कि युद्ध के बाद किस प्रकार से सुधार हो। यहां पर हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अगर हम इस पाठ को, जब से हमने प्रारंभ किया है विश्व अर्थव्यवस्था को, भूमंडलीकृत विश्व का बनने को, हमने एक चीज नोट की है कि पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटेन के आसपास ही घूम रही है। और अगर ब्रिटेन की हम बात करें तो प्रारंभ से ही हमने देखा है कि ब्रिटेन को किसी से मतलब नहीं है, ब्रिटेन सिर्फ वही कार्य करता है जिसमें उसका फायदा हो। यानी ब्रिटेन का जो कार्य है वो स्वार्थ पर सिद्ध हो रहा नहीं हो रहा। यानी जो अगर ये वही कार्य कर रहा है जहां या तो ये औपनिवेशिक बना सके, यानी गुलाम बना सके, वहां से अपनी अर्थव्यवस्था संभाल रहा था। यानी ये वही कार्य करता जिसमें इसको लालच, स्वार्थ था, और उस स्वार्थ से ये अपने स्वार्थ की पूर्ति, अपने लालच की पूर्ति कर रहा था। यानी कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटेन जो है वो पूरे का पूरा स्वार्थ के ऊपर काम कर रहा था। ये वही कार्य कर रहा था जिसके अंदर इसको फायदा हो रहा था। उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं को, उन्हीं देशों को गुलाम बना रहा था जो इसके काम के थे। यानी ये पूरी अर्थव्यवस्था का जो निर्माण है वो ब्रिटेन ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया था। और मैंने प्रारंभ में, मतलब अभी कुछ दिन पहले बताया था कि व्यक्ति का जो उद्देश्य है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि उसका परिणाम क्या होगा। उसका उद्देश्य डिपेंड करता है कि उसका कर्म सही है या गलत है। अब अगर आप गौर करोगे तो इसका जो उद्देश्य है
वो गलत है, तो इसका कर्म जो है वो ऑटोमेटिक गलत हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो ब्रिटेन को हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो ब्रिटेन को ही हुआ, यानी इसने सब कुछ अपने लिए किया था और नुकसान में भी जो है वो ब्रिटेन ही रहा था। किस प्रकार रहा उसकी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रिटेन को इससे इतना नुकसान हो गया। चलो बात करते हैं। ब्रिटेन को इससे इस कारण नुकसान हो गया, देखें, पहला, इस युद्ध में जो नेतृत्वकर्ता काम था वो कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। अब ब्रिटेन को क्या नुकसान हुआ, सबसे पहले तो ब्रिटेन को नुकसान हुआ कि युद्ध जो है ये लगातार 4 सालों तक चला। इसके अंदर जो है इसका जितना भी पैसा लगा था उसकी भरपाई के लिए इसने क्या किया, विदेशों से खूब कर्जा लिया, खूब विदेशों से खूब कर्ज लिया, विदेशों से इसने खूब कर्जा लिया था, जिसमें अमेरिका से इसने सबसे ज्यादा कर्जा लिया, अंधाधुंध कर्जा लिया इसने अमेरिका से, जितना ले सकता था उतना कर्जा लिया। अगर युद्ध से पहले की बात करें तो ब्रिटेन जो वो शक्तिशाली राष्ट्र था, यानी शक्ति के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता था, लेकिन युद्ध में क्या हुआ, इसने इतना पैसा लगाया था, इतना पैसा लगाया था कि उसकी भरपाई के लिए इसने क्या किया, विदेशों से खूब कर्जा लिया। और सबसे ज्यादा कर्जा किसको दिया था, सबसे ज्यादा इसको कर्जा किसने दिया था, अमेरिका ने इसको सबसे ज्यादा कर्जा दिया था। अब आपको पता है इतना लंबा युद्ध चला, भरपाई के लिए कर्जा ले रहा है, एक तो क्या हो गया, कर्जदार हो गया, दूसरा अब इतने लंबे समय तक युद्ध चला है तो इसमें निश्चित रूप से नुकसान तो इसको हुआ है। तो इससे क्या हुआ, यहां पर बेरोजगारी बढ़ गई, यहां पर जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई, और इस हद तक बढ़ गई कि ब्रिटेन की 5 लोगों में से हर एक व्यक्ति जो है वो बेरोजगार था। यानी अगर 5 लोगों को लोगे तो उसमें से एक व्यक्ति बेरोजगार है। अब बेरोजगारी होगी तो भूखमरी भी आएगी, भूखमरी भी आएगी तो अर्थव्यवस्था की स्थिति और ज्यादा नीचे जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था जो वो और धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लग गई। यहां तक भी क्या पता ये संभाल लेता, लेकिन दिक्कत आ क्या हुई कि इसको भी युद्ध में पैसा लग गया, सारा कर्ज लेकर कर्जदार हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग कम हो गए, परिवार खत्म हो गए, और जहां जहां पर वो भी युद्ध हुआ था वो क्षेत्र खराब हो गया। 4 सालों तक इसका पूरा ध्यान युद्ध पे था, युद्ध पे था। तो अब इसने क्या किया, युद्ध खत्म होने के बाद इसने कहा अब हम फिर से हमारे उद्योगों की तरफ काम करेंगे ताकि हम फिर से इस खर्चे की भरपाई करें। तो उस समय क्या हुआ, इसने जब वापस उद्योगों की तरफ ध्यान दिया तो इन 4 सालों के अंदर जो है 2 ऐसे देश थे जिसने उद्योगों के अंदर जो है महारत हासिल कर ली थी, जिसमें एक था भारत और एक था जापान। यानी भारत और जो जापान था इसने क्या किया, अपने यहां पर उद्योग विकसित कर लिए, और छोटे मोटे उद्योग विकसित नहीं किए, अपने उद्योगों को इस प्रकार से विकसित किया कि जब ब्रिटेन ने वापस भारत और इन बाजारों में आकर अपना सामान बेचना चाहा तो उसको वो जगह कभी मिली ही नहीं जो जगह उसकी युद्ध से पहले थी। यानी इनको सीधा सीधा जो है वो उद्योग में भारत और जापान से जो है वो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा मिलने लग गई थी। तो अब बताओ, एक तो कर्जदार हो गए, ऊपर से परिवार खत्म हो गए, बेरोजगारी बढ़ रही है, और जो सबसे बड़ा इनका हथियार था उद्योग व्यापार, अब इनका वो भी ठप हो गया। तो बताओ इनकी स्थिति कितनी भयंकर खराब होगी ना। और इसके साथ साथ अब अमेरिका ने इसको कर्जा दिया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, अमेरिका जो है वो एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो है वो उभरना चालू हो गया था, और आज भी विश्व की जो है शक्ति बना हुआ है। ये गलती जो है ब्रिटेन से यहाँ पर हो गई थी, जिस गलती की भरपाई जो है वो इसको इतना सब कुछ चुका के करनी पड़ी एक स्वार्थ के लिए। ठीक है, यानी ब्रिटेन जो है उसका युद्ध में पैसा भी गया, भरपाई के लिए विदेशों से कर्जा लिया, जिसमें अमेरिका से सबसे ज्यादा कर्जा लिया था। इसके कारण यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि लोग मर गए। अब लोग मर गए तो 5 ये स्थिति आ गई थी बेरोजगारी की, 5 में से एक व्यक्ति बेरोजगार था। इसने बेचारे ने फिर से अपने उद्योग की ओर रुख किया, तो उसमें भारत और जापान ने इन 4 सालों में बाजी मार ली थी। और जब ये इन मार्केटों में गया तो इसको इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा मिली कि जो इसका पहला मुकाम था, जो इसका पहले जगह थी, वो जो इसका पहले स्तर था, अब उसको वो जगह वहां पर कभी मिली ही नहीं। और ये लगातार जो है इस अपनी शक्ति में जो धीरे धीरे कम होने लग गया। और अमेरिका जो है अब जिसने कर्जा दिया वो तो आपको पता है मजबूत होगा, ये धीरे धीरे जो शक्तिशाली देशों के अंदर गिनना चालू हो गया, और इसकी लगातार जो है वो शक्ति जो बढ़नी चालू हो गई।
भाई अमेरिका में ऐसा क्या हुआ, चलो अमेरिका पहले शक्तिशाली तो था ही, शक्तिशाली कैसा था, पहले समृद्ध था भाई, गुलाम तो था इनका लेकिन समृद्ध तो था ही। अब अगर समृद्ध था तो शक्ति तो उभरनी चालू होगी, लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया भाई कि इसके पास भी इतना पैसा था। बात समझे नहीं समझे कि अमेरिका जो है वो समृद्ध तो था, प्रारंभ से मैंने पढ़ा था, एल डोराडो शहर भी था यहाँ पर, लेकिन शक्तिशाली और समृद्ध होने में दोनों में फर्क है। ये धीरे धीरे शक्तिशाली क्यों हो गया, क्योंकि इसने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया था। अमेरिका के अंदर जो है वो एक नई पद्धति, एक नई प्रणाली या एक नया चलन आया था। चलन यानी एक नया नया ट्रेंड, बोलो ना आजकल तो इंस्टाग्राम हमारा नया नया ट्रेंड आजकल था रहे भी, यहीं अमेरिका के अंदर भी एक नया ट्रेंड आया था। उस ट्रेंड के कारण जो है वो अमेरिका जो है वो धीरे धीरे एकदम शक्ति के रूप में उभर गया, और उस ट्रेंड का नाम था मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन। अब मास को जो मतलब है वो आपने बिया मास से को लेना है, या मास का मतलब है वृहत उत्पादन। वृहत उत्पादन यानी इनकी जो वस्तुएं बनाने का जो क्षमता थी, वो योग्यता थी, इन्होंने इतनी भयंकर बना ली थी कि ये एक साथ जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चालू कर दिया था। यानी इन्होंने इस चीज को पकड़ लिया था कि हम इतना उत्पादन करेंगे, इतना उत्पादन करेंगे, इतना उत्पादन करेंगे कि ना जाने कितना उत्पादन करेंगे। वृहत उत्पादन यानी इन्होंने क्या किया, इस एक टेक्निक को पकड़ लिया कि हमारे पास जो है वो हर प्रकार की वस्तु है, उसका इतना उत्पादन होना चाहिए कि अगला जो डिमांड करेगा हम उसको सप्लाई करने के लिए तैयार रहे। यानी हर व्यक्ति की आपूर्ति को पूरी करने के लिए इन्होंने अपने पास जो है वृहत रूप में, व्यापक रूप से जो है वस्तु को उत्पादन चालू कर दिया था। और इस चीज को जो सबसे पहले प्रारंभ किया था, यानी इस चीज की जो प्रेरणा दी थी, वो दी थी हेनरी फोर्ड ने। किन्होंने दी थी? हेनरी फोर्ड ने। इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने ऐसा क्या किया, यानी अमेरिका जो है वो मास प्रोडक्शन करना चालू कर दिया था। इसी के कारण ये शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभरना हुआ चालू हुआ था। इसने क्या किया था, इसने ये प्रेरणा दी थी हेनरी फोर्ड ने। यानी वृहत उत्पादन की जो प्रेरणा मिली थी ना, वो प्रेरणा किसे मिली थी? हेनरी फोर्ड से। ऐसा क्या हुआ कि भी इनसे प्रेरणा मिली है, इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये सब कुछ चालू हुआ, वृहत उत्पादन। इनके दिमाग में कैसा है अभी वृहत उत्पादन का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये कैसे हुआ। हेनरी फोर्ड ये वही कंपनी के मालिक है, जो फोर्ड कंपनी है ना, उनके मालिक थे ये। देखो अब यहां से भी एक सीख मिलेगी आपको, अगर आप गौर से सीखोगे तो यहां से भी एक सीख मिलेगी। हेनरी फोर्ड क्या हुआ है, ये गए थे शिकागो के एक बूचड़खाने में। शिकागो जो शहर है जहां पे स्वामी विवेकानंद जी गए थे ना, उन्होंने भाषण दिया था, वो शहर शिकागो। यहां पर ये गए थे एक बूचड़खाने में। देखो बूचड़खाना समझोगे क्या बेटा ब्रो? जहां पर जो जानवर कटते हैं ना, उसको बोलते हैं बूचड़खाना। और जब ये वहां पर गए तो उन्होंने क्या किया, कन्वेयर बेल्ट देखे। क्या देखे? कन्वेयर बेल्ट देखे। कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है कि जैसे एक लाइन सी होती है, उसके ऊपर जो आपका सामान आता है, आप अपना सामान लो और वहां से चले जाओ। तो इन्होंने वहां से प्रेरणा ली कि यार ये चीज तो अच्छी है, इसको मैं जो है अपने कारखाने में भी अप्लाई कर सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक कारखाना था डेट्रॉइट में। ये शहरों के नाम है, ये याद रहे तो ठीक है, वरना कम से कम इतना याद रख लेना कि एक कारखाना जो था उसमें इन्होंने लगाया था। क्या किया इन्होंने जो कन्वेयर बेल्ट है, क्या थे? कन्वेयर बेल्ट थे, वो लगा दिए। उस पे क्या होता था, गाड़ी आती थी 2 मिनट 3 मिनट, या उसका एक समय फिक्स होता था कि इतनी देर तक वो गाड़ी वहां पर रुकेगी। अब जिस मजदूर का जो काम होता था उसको उतने समय के अंदर वो काम करना पड़ता था। जैसे देखो आप चित्र में देख रहे हो कि एक साइड जो है वो अपना काम कर रहा है, इधर देखो ये अपना काम कर रहा है, और उधर देखो वो स्टीयरिंग लगा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। यानी उनका टाइम फिक्स था कि जो स्टीयरिंग लगा रहा है उसको इतनी देर में काम करना है, जो ये कर रहा है वो अपना काम कर रहा है। जैसे मान लो उसके लिए 1 मिनट फिक्स कर दी इन्होंने कि भाई 1 मिनट आपको मिलेगी, तो उसको 1 मिनट में अपना काम करना पड़ता था, वरना वो गाड़ी आगे की ओर निकल जाती थी। अब उससे क्या फायदा हुआ, उससे इसको 2-3 फायदे हुए। पहला फायदा क्या हुआ कि अब जो मजदूर है वो आपस में बात नहीं कर सकते। मजदूर जो आपस में बात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कि भाई उसको पता है कि अगर मैंने इतने देर में काम नहीं किया तो वो गाड़ी आगे निकल जाएगी और मेरा जो पगार है वो कटेगी। ऐसे नहीं कर सकते, खड़ा कह रहे यार ला थोड़ी सी खन्नी दे, ला थोड़ी बीड़ी दे, बैठ के 2 मिनट बात कर ले, यार वो यहाँ होगी और वो बैठा वो भी यहाँ होगी, अरे कर लेगा भैया। अब ऐसे नॉर्मल गाड़ी खड़ी है, इसको पता कि हमको बनानी है, भाई मेरे कोई भी हो, अगर ये पता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये गाड़ी मेरे को बनानी है, तो मैं आराम से खड़े हूँ शांति से, 1-2 मिनट 3 मिनट तो रेस्ट लूंगा ही।
कि कोई से बात कर ली, दो मजदूर खड़े बात कर ली, और आज कल बिग ब्याम गए हो गए, बिग ब्याम देख कितना मजा आयो, ये टाइप से बात कर ली। अब जब मेरे को पता कि ये इतने देर में गाड़ी चली जाएगी, तो मैं अगले से बात नहीं कर सकता, मजबूरी में मेरे को अपना काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यानी क्या हुआ, मजदूर जो है उनकी आपस में बात बंद होगी, आपस में बातचीत नहीं कर सकते वो, उन्हें सिर्फ अपना काम ही करना पड़ेगा, उनकी बातचीत बंद होगी। दूसरी, उनकी जो है वो स्पीड बढ़ गई कि भाई अब उनको दिमाग में रहता था कि अगर 1 मिनट में कस दिया तो कस दिया, ये 1 मिनट कोई फिक्स नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के बता रहा हूं कि 1 मिनट में कस दिया तो कस दिया, वरना गाड़ी आगे निकल जाएगी। क्योंकि ये देखो कन्वेयर बेल्ट भी दिख रहा है आपको कि अगर इन्होंने नहीं किया तो ये गाड़ी आगे निकल जाएगी। क्यों, ये देखो इस दूसरे चित्र में आपको दिख रहा है किसी लंबी लंबी लगा कतारें लगी हुई है कि अगर ये गाड़ी नहीं है तो इसके पीछे वाली, फिर उसके पीछे वाली, फिर उसके आगे वाली, यानी लगातार गाड़ियां लग रही है। तो अगर ये नहीं करेंगे अपना काम तो वो गाड़ी आगे चली जाएगी। उस पे एक, उस बेल्ट पे तो नहीं कि एक गाड़ी है, उस पे तो लगातार गाड़ियां हैं। तो यानी उन्होंने क्या किया, ये फिक्स कर दिया कि कन्वेयर बेल्ट पे एक तो मजदूर आपस में बातचीत नहीं कर सकते, अब वो 2 मिनट खड़े होकर एक दूसरे से बात करना, हंसी मजाक करना वो नहीं कर सकते। दूसरी, उनकी स्पीड बढ़ गई, उनको इस स्पीड में काम करना ही करना पड़ेगा, वरना उनका काम नहीं होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि फोर्ड जो कंपनी है वो 3 मिनट में एक कार बनाकर देने लग गई। उस समय 3 मिनट में एक कार बनाकर देना, आप सपोज करो कितना बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला कार्य था। ये बात कब की हो रही है, 1914 से 18 के आसपास, मतलब 1920 की बात करो, 1920 की बात करो, यानी 1920 के आसपास। अगर देखिए, अगर 1920 के आसपास में देखे तो 3 मिनट में एक कार तैयार करके देना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन ये चीज हेनरी फोर्ड जी ने करके दिखा दी थी। अब उससे क्या हुआ, इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, भी कारें अगर ज्यादा बनेगी तो कारें निकलेगी भी ज्यादा, मजदूरों को भी पैसा बढ़ेगा तो इनका पैसा भी बढ़ेगा। और हेनरी फोर्ड जी ने कहा भी था कि इस प्रकार का जो कार्य करना, कम लागत पर रहना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। यानी कम लागत लगी, इतना कार्य किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और पूरे धीरे धीरे जब ये इतनी तरक्की की, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो प्रणाली थी, ये जो चलन था, वो पूरे अमेरिका में फैल गया कि हमें वृहत उत्पादन करना है, हमें हमारा उत्पादन बढ़ाना है। और इससे क्या हुआ, ये अमेरिका में होते होते यूरोप में भी चला गया कि यूरोप के जो लोग हैं अब उन्होंने भी ये प्रारंभ कर दिया था, उन्होंने भी जो है वृहत उत्पादन चालू कर दिया था। अब अगर हम गौर से देखें तो अमेरिका के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। अब पैसा आना जैसे चालू हुआ तो आपको पता है कि जैसे व्यक्ति के पास पैसा आता है, जैसे व्यक्ति जो है पैसा कमाने लग जाता है, सबसे पहले वो अपनी सुख सुविधाओं की तरफ भागता है, अपने भोगों को बढ़ाता है। अब इनके पास पैसा आ गया तो ये क्या करने लगे, अपने जीवन का स्तर बढ़ाने लगे। और क्या करने लगे, हायर परचेज करने लग गए। हायर परचेज ये एक स्कीम थी, जैसे अगर अपनी बात से बताऊं तो किस्त पर सामान लेना, किस्त पर सामान लेना। अब इससे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परिचित नहीं है, किस्त पर सामान लेना, किस्त पर सामान लेना। को लिया गया पा मोबाइल लिया हो, आधा पैसा दिया आधा पैसा बाद में देगा, किस्त हम भरने, फ्रिज लिया आया, टीवी लिया आया, इस प्रकार से। और घर भी बन देते थे, फ्लैट वगैरह बना के। तो यानी इन्होंने क्या किया, जैसे पैसा आना चालू हुआ, अमेरिका ने सुविधा दे दी हायर परचेज की, यानी क्या गया, किस्त पर जो हम सामान देते हैं, किस्त भरो और सामान लेकर जाओ। अब यहां से सीख क्या मिलती, देखो हेनरी फोर्ड जी वो काम कर रहे हैं कार का कारखाना, कार में और बूचड़ खाने में, बूचड़ खाना जहां पर मांस काटा जाता है, यानी मांस की जो शॉप होती है, उसे एक बार मान लो मांस की शॉप, मान लो कि मांस की शॉप जहां पर मांस का काम होता है वो बूचड़ खाना है, और कार, इन दोनों के अंदर कोई समानता नहीं है तो बताओ, यहां पर तो कार और कहां पर बूचड़ खाना, इन दोनों के अंदर क्या समानता है, कार बनाने में और मांस काटने में, इन दोनों के अंदर कोई समानता नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बूचड़ खाने से सीख लेकर और उसको अपने कार के अंदर अप्लाई किया, और वो काम भी किया। यहां से यहां सीख मिलती है कि व्यक्ति को सीखने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं होती। आपको ये जरूरी नहीं है, आपको सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप जहां से सीख रहे हो आपका क्षेत्र हो। व्यक्ति अगर चाहे तो कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है, चाहे वो उसके क्षेत्र का हो, चाहे वो उसके क्षेत्र का नहीं हो। बस व्यक्ति को सजग होना आवश्यक है, जागरूक होना आवश्यक है। अब अगर व्यक्ति चाहे तो उसको सीखने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई मर्यादा नहीं होती कि वो इस उम्र में सीखेगा, इस जगह से सीखेगा। व्यक्ति चाहे तो कहीं से भी कुछ भी सीख सकता
है और अपने जीवन में अप्लाई करके अपने आप को महान बना सकता है या अपने जीवन के जो स्तर है उसमें सुधार कर सकता है। और इसका उदाहरण ये घटना कि कहां बूचड़ खाना और कहां कार, और इन्होंने बूचड़ खाने से सीखा था, यानी इनका और उनका कोई मेल नहीं था, लेकिन इन्होंने यहां से सीखा था। ठीक हमें भी यही करना है। सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम, जैसे अब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं तो हम उससे नहीं सीखते, हम उससे भी सीख सकते हैं, या जरूरी नहीं कि कोई हमारे समान काम नहीं करा तो हम उससे नहीं सीखते, हम उससे भी सीख सकते हैं। व्यक्ति कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है, बस उसके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, उसका कोई क्षेत्र होता नहीं है। यानी अब तक हमने ये पढ़ लिया है कि किस प्रकार से जो है अमेरिका ने बृहद उत्पादन किया था और धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था। आज के लिए इतना काफी है। अगर ईश्वर कृपा रही तो कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।